नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आधार योजना की जब से शुरुआत हुई है तब से ही इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में तो ये पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी केंद्रीय सहायताओं तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे इस योजना में बैंक अकाउंट्स, मोबाइल सिम और दूसरी ज़रूरतों के लिए तमाम चीज़ें जुड़ती गईं, चुनौतियां भी उस हिसाब से बढ़ती गईं। हाल ही में इसमें निजता और डेटा सुरक्षा के सवाल ने भी बड़ी बहस को जन्म दिया और यही वजह है कि यूआईडीएआई को ऐसे तमाम कदम उठाने पड़े हैं जिससे आधार की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो पाए। इसी कड़ी में एक ताज़ा कदम उठा है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का। यूआईडीएआई ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर से नए सिम कार्ड लेने पर फिंगरप्रिंट या दूसरी बायोमेट्रिक्स पहचान के साथ ही चेहरे की पहचान भी ज़रूरी होगी। आज विशेष में बात होगी यूआईडीएआई की इस नई कवायद की, जानेंगे इसके तमाम पक्ष। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो जैसा हमने आपको बताया, आधार अपनी शुरुआत से ही कई तरह की आशंकाओं का सामना कर रहा है। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए आए दिन यूआईडीएआई नए नए कदम उठाती रहती है और इसी कड़ी में अब फेस रिकॉग्निशन की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं ये फैसला दरअसल क्या है और कैसे इससे उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी या फायदा होगा। अगर आप नया सिम कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो डीलर के पास आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने चेहरे की भी पहचान करानी होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने इस नए कदम की घोषणा की है। अथॉरिटी के मुताबिक यह कदम आधार की सुरक्षा के लिए एक और कड़ी है। अब फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के अलावा चेहरे का मिलान एक अहम और जरूरी प्रक्रिया होगी। इस नए फीचर के बाद व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी फोटो का सत्यापन उसके चेहरे से मिलान के बाद ही तय हो पाएगा। ये सुविधा शुरुआत में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ 15 सितंबर से लागू हो जाएगी। यूआईडीएआई ने अभी जो फैसला निकाला है कि जब आप आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आप अभी तक फेशियल और या आइरिस स्कैन यूज़ कर रहे थे, अभी आपको फेशियल रिकॉग्निशन भी एक ऑप्शन होगा। फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि स्लोली धीरे धीरे करके इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम भी ना हो, दिक्कत भी नहीं हो लोगों को। यूआईडीएआई ने दरअसल चेहरा मिलान की ये प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके लिए जरूरी तैयारी नहीं हो पाने के कारण बाद में इसे बढ़ाकर 1 अगस्त किया गया। लेकिन अब प्राधिकरण ने इसे 15 सितंबर से लागू करने की योजना की घोषणा की है। यानी अगर आप नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आपकी फोटो के साथ आपके चेहरे का भी मिलान किया जाएगा। प्राधिकरण का मानना है कि फिंगरप्रिंट में तमाम खामियों के मद्देनजर इस सुविधा को लाया गया है। फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। यूआईडीएआई के मुताबिक 15 सितंबर से टेलीकॉम कंपनीज को महीने में कम से कम 10% सत्यापनों में चेहरे का मिलान अनिवार्य करना जरूरी होगा। कंपनियों की ओर से अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जुर्माना प्रति सत्यापन 20 पैसे तक हो सकता है। नई व्यवस्था के तहत लाइव फेस फोटो को ई-केवाईसी फोटो से मिलान का ये निर्देश उन्हीं मामलों में लागू होगा जिनमें सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अगर सिम आधार के जरिए जारी नहीं किया जा रहा है तो फेस रिकॉग्निशन लागू नहीं होगा। बायोमेट्रिक्स जो हैं, सबसे बड़ा सिक्योरिटी जो यूजेज इम्प्लीमेंटेशन है कि आधार बाय डिफ़ॉल्ट ही बायोमेट्रिक्स से यूज़ होता है, वो भी जो 2 सबसे स्ट्रॉन्ग बायोमेट्रिक्स हैं, फिंगरप्रिंट और आइरिस, ये 2 यूज़ करे जा रहे हैं। प्लस इसके साथ अगर हम OTP भी इम्प्लीमेंट कर दें और हम फेशियल रिकॉग्निशन भी इम्प्लीमेंट कर दें तो ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनेगा वो सिक्योर बनेगा। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनका उम्र और दूसरे कारणों से फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पाता। इसका बड़ा फायदा दिव्यांग जनों को भी होगा जो अपने फिंगरप्रिंट्स और दूसरी जानकारियां दर्ज नहीं करा पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आधार दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी प्रोग्राम है। शुरुआत में तमाम चुनौतियों और खामियों के बाद इसे लगातार सुरक्षित बनाया जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन भी इसी कवायद की एक कड़ी है। आइए देखते हैं कैसे इस कदम से लोगों को फायदा होगा और ये प्रक्रिया दरअसल काम कैसे करेगी।
चेहरे से मिलान की प्रक्रिया दरअसल बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के जरिए होती है। आजकल मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप समेत कई जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें इमेज यानी तस्वीर को एप्लीकेशन कई तकनीकी पहलुओं जैसे ग्राफिक फॉर्म में चेहरे के बिंदु, विशेष पहचान चिन्ह और दूसरी विशेषताओं के आधार पर डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। डेटाबेस में सुरक्षित इस तस्वीर को बाद में डिजिटल तस्वीर या लाइव तस्वीर से मिलान किया जाता है। फेस रिकॉग्निशन के जरिए मिलान करने के लिए काफी उन्नत किस्म की लर्निंग एल्गोरिदम पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फेस रिकॉग्निशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज कुछ टाइम पहले हमने केसेस देखे थे जहाँ पे जो लोग जो बूढ़े हो गए हैं, जिनके फिंगरप्रिंट्स उतने क्लियर नहीं हैं, या जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है, या वो फेड हो जाते हैं, या वो इनयूजेबल हो जाते हैं, या कोई बर्न केसेस हैं, ऐसे केसेस में फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा पा रहा था। तो उस केसेस में अगर फेशियल रिकॉग्निशन आ जाता है और उनके फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो UIDAI के हिसाब से ये उनको मदद करेगा उन लोगों को आधार और ऑथेंटिकेशन, आधार मीडियम के आधार क्लाउड में घुसने के लिए उनको हेल्प करेगा। आधार में इस्तेमाल होने वाली इस विधि में सबसे पहले व्यक्ति की तस्वीर अधिकृत मशीन या डिवाइस के जरिए कैप्चर की जाएगी। यह तस्वीर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के साथ ही UIDAI को भेजी जाएगी। UIDAI के पास व्यक्ति की फोटो आधार बनवाते वक्त के डेटाबेस में पहले से ही मौजूद होती है, इसलिए तुरंत लाइव तस्वीर का मिलान डेटाबेस में मौजूद तस्वीर से किया जाएगा। इसके बाद UIDAI पहचान संबंधी ऑथेंटिकेशन प्रेषित करेगा और इस तरह सही व्यक्ति की शिनाख्त तय हो पाएगी। फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है, लेकिन उनके लिए भी किसी डेडलाइन की घोषणा नहीं की गई है। सुविधा के शुरू होने के बाद प्राधिकरण इस पर विचार करेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें और खामियां आ रही हैं और बाद में उसी हिसाब से इसे बैंकिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके तहत जब जब उपभोक्ता को किसी सर्विस के लिए आधार की वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, हर बार चेहरे का मिलान कराना होगा। UIDAI के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में हर चीज ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी चेहरे में सामान्य बदलावों का वेरिफिकेशन पर असर नहीं होगा। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और कन्वीनियंस, ईज़ की बात करते हैं, आसानी, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की आसानी की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलती हैं। अगर आप सिक्योरिटी बढ़ाएंगे तो आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का ईजीनेस कम हो जाएगा, और अगर आप ईजीनेस बढ़ाएंगे तो ये सिक्योरिटी जो है ये कम हो जाती है। ये लड़ाई हमेशा रहती है, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और UIDAI के बीच में नहीं, ये किसी भी कंपनी में जो जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनता है वहाँ पे सिक्योरिटी वालों में और डेवलपमेंट वालों में ये चीज़ हमेशा रहती है। इस सुविधा को जारी करने के साथ ही UIDAI ने एक बार फिर ये साफ किया है कि आधार को इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि प्राधिकरण ने इस बीच कई एडवाइजरी भी जारी की है, जिनमें अपना आधार नंबर सार्वजनिक नहीं करने की हिदायत भी दी गई है। बीते दिनों ट्राई चेयरमैन RS शर्मा मामले में सोशल मीडिया पर इस पर जमकर बहस भी चली थी। प्राधिकरण के मुताबिक सुरक्षित बायोमेट्रिक और OTP जैसी सुविधाओं के बाद आधार के दुरुपयोग की आशंका न के बराबर है। UIDAI ने हालांकि बैंकों और दूसरी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने से जुड़ी बातें भी शामिल की हैं। आस्था कुलश्रेष्ठ और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता लीना शर्मा ने। आज है हमारे साथ UIDAI के CEO डॉक्टर अजय भूषण पांडे। तो आइए उनके साथ बात करते हैं। तो क्या फैसला लिया है अथॉरिटी ने फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, फेस रिकॉग्निशन एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। तो अब है कि अगर हम इसके पहले हमने ये भी देखा है कि खास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो काम करने वाले, जो मैनुअल वर्क करते हैं, तो उनके अगर फिंगरप्रिंट के अगर निशान अगर कमज़ोर हो गए हैं, अगर घिस गए हैं, तो उन्हें दिक्कत हुआ करती थी कि वो अपना अंगूठा लगाते थे तो उनका ऑथेंटिकेट हो नहीं पाता था। अब बहुत जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि उनको जो है सो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल नहीं रही थी। जैसे कहीं पर राशन के दुकान पे गए और अगर अंगूठा अगर घिसा हुआ है तो अब उनका ऑथेंटिकेट तो हो नहीं रहा था। इस कारण से उन सब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसी तरीके से जो हमारे सीनियर सिटीजन थे, जो पेंशनर्स हैं, अगर वो बैंक में गए और बैंक में जाकर के अगर अपने को ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं तो अगर फिंगरप्रिंट अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो हो नहीं पा रहा था।
तो अब हम लोगों ने ये किया है कि अगर फिंगरप्रिंट के साथ उनका एक फ़ोटो भी कैप्चर होगा वहाँ पर, और फ़ोटो कैप्चर करने का बड़ा एक सरल तरीका है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन के कैमरे हैं उसमें भी फ़ोटो कैप्चर की सुविधा है, या जितने भी लैपटॉप हैं या कंप्यूटर है उस सब में एक कैमरा होता ही है। उसी कैमरे से कोई अगर अलग तरह के कैमरे की ज़रूरत नहीं है, जो मोबाइल फ़ोन पे कैमरा है या जो टैब पे कैमरा है या जो लैपटॉप में जो कैमरा है, उसी कैमरे से उनका फ़ोटो खींच लिया जाएगा, और जो फिंगरप्रिंट का भी एक कैप्चर करके दोनों को हम साथ में जब भेजते हैं तो ऑथेंटिकेट करना काफ़ी सरल हो जाता है, और उसमें उसका जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो पर्टिकुलरली ये जो फेस ऑथेंटिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन लोगों के उंगलियों के निशान थोड़े कमज़ोर हो गए हैं और जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी, उन सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो क्या उपभोक्ताओं के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है? देखिए, इससे तो सुरक्षा और बढ़ती है, क्योंकि ये जब हम फेस कैप्चर करते हैं तो और उंगलियों के निशान के साथ फेस कैप्चर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। जैसे आप बैंक में कभी आपने जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले आपको याद होगा कि आप सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड पे हो जाता था। अब उसके बाद से बैंक ने अगर OTP भेजना शुरू किया तो ये एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। तो पहले जो काम सिर्फ जो है सो आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के बेस पे होता था, अब हम चूँकि फेस भी ले रहे हैं तो इससे और सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। तो ये किन किन सर्विसेज पर लागू होगा? अभी हम इसको पूरे देश में फेज वाइज इसको हम लागू करेंगे, उसका हमारा प्लान है। तो सबसे पहले जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जो मोबाइल फ़ोन का जो सिम बेचते हैं, तो उसमें भी अब बड़ी संख्या में वो आधार का उपयोग करने लगे हैं। तो हमने ये कहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, उनको सितंबर 15 तक कम से कम 10% जो उनके जो टोटल ऑथेंटिकेशन होते हैं वो इसके द्वारा होने चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हम 10% का ये लिमिट लगाते हैं तो कम से कम वो ये सुविधा लोगों को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम तो हमारे सिस्टम में, हमारे यहाँ UIDAI में ये सिस्टम लग चुका है, लेकिन चूँकि अब फ्रंट एंड पे जहाँ पर कि वो सुविधा दे रहे हैं वहाँ पर ये फ़ोटो खींचने की सुविधा होनी चाहिए। तो इसलिए उनको अपने सॉफ्टवेयर में जो मोबाइल फ़ोन जहाँ पर वो बेच रहे हैं, सिम कार्ड बेच रहे हैं, वहाँ पर फ़ोटो उनको खींच करके हमारे पास भेजना होगा। इसलिए हमने कहा है कि 10% जो रिक्वेस्ट है वो ये फेस के साथ आना चाहिए। तो उसके बाद से फिर 15 सितंबर के बाद फिर हम लोग फिर रिव्यू करेंगे, और उसके बाद से धीरे धीरे पहले तो टेलीकॉम सेक्टर में हम लागू करेंगे, उसके बाद से फिर बैंकिंग सेक्टर, फिर बाकी सर्विसेज में हम फेज वाइज लागू करेंगे। तो आधार की निजता को लेकर भी कई सवाल उठे हैं और डाटा को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आधार तो मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि आधार एक्ट निजता को काफ़ी प्राथमिकता देता है, और ये एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल अधिकार है, और उस फंडामेंटल अधिकार के साथ उसके जितने भी प्रोटेक्शन हैं वो सब प्रोटेक्शन हमारे आधार एक्ट में बिल्ट इन है। अभी जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने भी जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने भी आधार के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझावों पर भी सरकार उस पर विचार करेगी, और टेक्नोलॉजी वाइज और लॉ के हिसाब से इसके लिए जो भी करने की ज़रूरत है सब की जाएगी। और आधार एक्ट में इसको जो निजता को जो के लिए जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी जो सुरक्षा होनी चाहिए, उसके सब प्रावधान है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि ये हमेशा टेक्नोलॉजी में बदलाव आता रहता है। अब जैसे अभी देखें कि जैसे फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी या फेस टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने फेस टेक्नोलॉजी को लगा करके इसको और हमने निजता का जो सवाल था उसको और दृढ़ किया है, हमने उसको और प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि जिससे कि लोगों के फिंगरप्रिंट का मिसयूज ना हो पाए। क्योंकि फिंगरप्रिंट का कोई अगर मिसयूज करता है, अब चूंकि वो फोटोग्राफ के साथ आएगा तो अब मिसयूज करने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फेस रिकॉग्निशन तकनीक इसलिए भी अमल में लानी पड़ी क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार की सुरक्षा को लेकर हाल ही में कई सवाल उठाए गए। कुछ महीनों पहले एक अखबार में रिपोर्ट छापी गई कि महज 500 रुपये में लाखों लोगों का आधार डेटा हासिल किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई लोग निजता के अधिकार का हवाला देकर आधार पर उंगलियां उठाते रहे हैं। ऐसे में UIDAI के सामने आधार की विश्वसनीयता कायम रखने की एक बड़ी चुनौती थी। आधार की शुरुआत से ही इस पर बहस होती रही है
निजता के मसले पर तो कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। खासकर बीते कुछ सालों में मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स लोगों की चिंताएं बढ़ा गई। मसलन 4 अक्टूबर 2017 को संस्था ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें 6000 भारतीय संस्थाओं का डेटा चोरी होने का दावा किया गया था। इसमें आधार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई तक शामिल थे। UIDAI ने खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि इस तरह की कोई सेंधमारी नहीं हुई है। संस्था ने कहा कि हैकर्स ने कथित तौर पर इससे जुड़ी जो भी जानकारी सार्वजनिक की है वो पहले ही सार्वजनिक रूप से मौजूद है और इससे आधार की संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह 20 नवंबर 2017 की एक प्रेस रिलीज में UIDAI ने केंद्र और राज्य सरकार की 200 से ज्यादा वेबसाइट के कुछ आधार लाभार्थियों के नाम और पते जैसी जानकारियां सार्वजनिक करने पर सफाई दी। संस्था ने एक RTI के जवाब में कहा कि उसने इस उल्लंघन पर संज्ञान लिया है और इन वेबसाइटों से जानकारियां हटवा दी हैं। मीडिया में खबरें आने के बाद संस्था ने कहा कि जानकारी मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश की गई और लोगों का आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पहले मीडिया में कई मर्तबा इस तरह की खबरें आती हैं जिससे लोगों में चिंताएं बढ़ी। सरकार और UIDAI की सफाई और भरोसे के बावजूद कई जानकार इस मुद्दे को संवेदनशील मानते हैं और सरकार की ओर से अतिरिक्त कदम उठाने की बात कहते हैं। सिक्योरिटी और जो कंसर्न्स जो हमने देखे कि आधार की मशीनें नहीं चल रही थी, वो उस पर फिंगरप्रिंट लगा रहे थे, रिस्पांस नहीं आ रहा था। राशन वाले सेंटर्स पे काफ़ी जगह पे ये न्यूज़ आई थी। तो सिक्योरिटी को फिक्स करने के लिए आधार ने कुछ ही महीने पहले अभी एक टोकन सिस्टम निकाला है जहाँ पे आपका आधार नंबर डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए, आपकी जांच के लिए, लेकिन एक टोकन यूज़ होगा जो हर बार जो आप जाके चेंज कर सकते हो। OTP इंट्रोड्यूस करवाया UIDAI ने, जिससे आप अपने फ़ोन पे नंबर रिसीव करके अपने आधार ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करवा सकते हो। और अभी फेशियल रिकॉग्निशन जो हमने देखा है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स हैक हो जाते हैं तो आप फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन एक ऐसी चीज़ है जो आप अपडेट कर सकते हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आधार ने लिए हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं इसके ऊपर क्लैरिटी अभी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसे डेटा सुरक्षा बिल का मसौदा भी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति ने हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में माना कि हालांकि पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अपनाने के बावजूद कोई भी डेटाबेस 100% सुरक्षित नहीं है। समिति ने डेटा सुरक्षा अथॉरिटी बनाने का सुझाव भी दिया। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि नाम और पता जैसी जानकारियां सार्वजनिक होने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। UIDAI पर भरोसा जताते हुए जानकार मानते हैं कि जब तक बायोमेट्रिक सुरक्षित हैं तब तक उनका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। और जैसा कि जो हेड हैं UIDAI के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप दाढ़ी रख लेते हैं, अगर आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है तो आपका आधार फेशियल रिकॉग्निशन फेल नहीं होगा। अभी ये फेल क्यों नहीं होगा? ये एक कन्वीनियंस है, ये एक ईजीनेस है जो दी जा रही है ताकि आपको आसानी हो। आधार की सिक्योरिटी का फ्यूचर रिलाई करता है बहुत ज़्यादा कि कैसे गवर्नमेंट और UIDAI साथ में मिलके आधार के डेटा की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसका सिंपलेस्ट तरीका जो मुझे दिखता है वो है कि आपके पास ऑलरेडी हैकर्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। फेसबुक, गूगल दोनों कहते हैं कि इंडिया का हैकर बेस जो है, वाइट हैट हैकर बेस, जो अच्छे हैकर्स हैं वो सबसे बड़ा है। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा इनाम वाइट हैट हैकर्स को इंडिया से मिला है, जो कि फेसबुक को हेल्प करते हैं उनको सिक्योर करने में। फेसबुक के पास बहुत पैसा है, वो बहुत सिक्योरिटी रिसर्चर्स को हायर कर सकता है, लेकिन वो इनको चूज़ करता है एज अ बग बाउंटी प्रोग्राम, एज अ क्राउड सिक्योरिटी, जहाँ पे ये लोग जाते हैं और बग रिपोर्ट करते हैं। तो जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी गवर्नमेंट इस पावर को टैप नहीं करते हैं, इस पावर को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, जो हमारे पास घर बैठे हैकर्स हैं जो रेडी हैं गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन हैकर्स को बोला जाएगा कि आके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट कीजिए और देखिए कि इसमें क्या फ्लॉज हैं, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब सिक्योरिटी हम कह सकते हैं कि काफ़ी हाई लेवल पे अपग्रेड होगी। UIDAI ने कई बार भरोसा दिलाया है कि आधार सुरक्षा प्रणाली श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और आधार डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके लिए संस्था ने हाल ही में कुछ अतिरिक्त कदम भी उठाए हैं। हाल ही में UIDAI ने आधार बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम की सुविधा जारी की, जिसके जरिए लोग खुद अपनी आधार डिटेल्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
संस्था के मुताबिक बायोमेट्रिक लॉकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा संस्था ने 8 डिजिट के OTP नंबर की सुविधा भी दी है, जिसकी मियाद केवल 30 सेकंड के लिए होती है और यूजर खुद अपने मोबाइल पर इसे जनरेट कर सकता है। हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए UIDAI ने आधार डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर ऑथेंटिकेशन के लिए एक 16 अंकों वाली वर्चुअल ID जारी करने का फैसला किया। आधार धारक को ये वर्चुअल ID आधार नंबर की जगह इस्तेमाल करनी होगी। ये ID जरूरत के वक्त कंप्यूटर से जनरेट होगी। वर्चुअल ID की वजह से अपनी पहचान साबित करने के वक्त आधार नंबर शेयर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। UIDAI का दावा है कि इस तरह आधार ऑथेंटिकेशन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आधार का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका महत्व लगातार बढ़ता गया। इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें, YouTube पर हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलें और वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। नमस्कार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसे भारत सरकार की ओर से आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के तहत लाया गया, जिसे आधार अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई, लेकिन इसका सफर दरअसल काफी पुराना है। देश में सरकार कल्याण के कार्यक्रमों पर हर साल अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसका लाभ सही शख्स तक पहुंचे, इसके लिए आधार योजना की शुरुआत की गई। सरकारी योजनाओं के लाभ और जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए आधार नंबर की कल्पना की गई। आधार के पीछे सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जुड़ा है। इसके लिए सरकार अपने नागरिकों की पुख्ता पहचान सुनिश्चित करना चाहती थी और इसके लिए भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या UID देने की शुरुआत हुई। डुप्लीकेट और फर्जी पहचान समाप्त करना इसके बुनियादी मकसद में से एक है। सरकारी कल्याण योजनाओं और सेवाओं के प्रभावी वितरण, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में भी आधार को बुनियादी या प्राथमिक पहचान के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प था। यूपीए की पहली सरकार में विशिष्ट पहचान परियोजना पर सबसे पहले तत्कालीन योजना आयोग में विचार हुआ। पहली बार मार्च 2006 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गरीबी रेखा के नीचे बसे परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना को मंजूरी दी। UIDAI पर जानी मानी IT कंपनी विप्रो ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया। तो आधार केवल वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी या जिनको सब्सिडी जो दी जाती थी, उसके लिए आधार कार्ड को मैपिंग करने का प्रयोजन जो शुरू में रखा गया था। पर उसके बाद में आधार कार्ड को एक विश्वसनीयता के तौर पर उसके एरिया को काफ़ी बढ़ा दिया गया कि बैंकों के अंदर भी आपको आधार कार्ड देना है, अपनी कोई भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर आपको आधार कार्ड देना है, मोबाइल कार्ड के अंदर आधार कार्ड नंबर देना है। पर शुरू में जो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो थी सब्सिडी के रूप में जो गवर्नमेंट्स की स्कीम थी, वो केवल उसका शुरू में उद्देश्य था। लेकिन इसी दौरान सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान कार्ड बनाने पर भी काम कर रही थी। लिहाजा सरकार ने दिसंबर 2006 में एक अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह बनाया, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना की तुलना करने का काम सौंपा गया। 28 जनवरी 2008 को अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने NPR और UIDAI के मिलान की रणनीति पर चर्चा की और आखिरकार योजना आयोग के अधीन UIDAI को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इसके बाद 4 नवंबर 2008 को मंत्रियों के समूह ने सचिवों की सिफारिशों के आधार पर UIDAI के गठन को अंतिम मंजूरी दी। इसके लिए 28 जनवरी 2006 को योजना आयोग के संरक्षण में 115 अधिकारियों की कोर टीम के साथ एक अलग कार्यालय को अधिसूचित किया गया,
2 जुलाई 2009 को केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा के बाद भारत सरकार ने नंदन एम नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ UIDAI के अध्यक्ष के रूप में 5 सालों के लिए नियुक्त करने का फैसला किया। इसके बाद से UIDAI की भूमिका लगातार बढ़ती गई। आधार का प्रारंभ 2009 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को पारित किया और तब आधार शुरू हुआ। न तो उस ज़माने में किसी को मालूम था कि आधार इतना बड़ा होने वाला है, न ही उस ज़माने में भारत के IT एक्ट में संशोधन हो चुका था, और संशोधन तो हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, और न ही भारत के पास कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून था। UIDAI ने कई स्तरों पर आंकड़े इकट्ठे किए। लोगों के हाथों की उंगलियों के निशान और आंख की पुतली जैसी बायोमेट्रिक पहचान संबंधी जानकारी इकट्ठा की गई। इसके लिए देश भर में बड़ा अभियान चलाया गया। UIDAI ने 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के निवासी नंदुरबार को पहला आधार नंबर जारी किया। UIDAI ने हर महीने औसतन करीब 1 करोड़ की दर से दिसंबर 2012 तक 25 करोड़ आधार कार्ड जारी किए। साल 2013 के दौरान UIDAI ने हर महीने करीब 2.5 करोड़ की औसत से कुल 29 करोड़ 10 लाख आधार कार्ड जारी किए। 2014 से इसमें और तेजी आई। देश में फिलहाल 122 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। आधार अधिनियम 2016 के तहत अब UIDAI को सांविधिक संस्था का दर्जा मिल चुका है। 12 जुलाई 2016 से अब ये संस्था वैधानिक हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।